हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी PYQ टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और PYQ टेस्ट सीरीज़ में आज हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे और जो इस वीडियो में हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर इंडियन इकोनॉमी भी जल्दी लेके आइए, और कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर PYQ टेस्ट सीरीज में लॉन्ग आंसर्स को भी इंक्लूड लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी इंक्लूड कीजिए। तो बेटा उन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 के कुछ अच्छे MCQs प्लस लॉन्ग आंसर्स दोनों का कंपाइलेशन लेके आया हूँ। तो एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज़ पे बात करना ज़रूरी है। बेटा इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ऐसे आती है कि उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, आंसर को लिखना है। तो इस वीडियो में मैं 4 से 5 PYQs को आपके सामने सॉल्व करूँगा कि अगर मैं होता तो मैं उन क्वेश्चंस को कैसे डील करता। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं और किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है अपनी बोर्ड्स की कॉपी में। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है सैंपल पेपर 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 मिनट में पेन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब शुरुआत से, सबसे पहले से सबसे बाद तक, है ना। पहले जो इवेंट्स हुए उनको पहले लिखना है, जो बाद में इवेंट्स हुए उनको बाद में लिखना है। तो बेटा मैं सारी डेट्स बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 1850, बेटा 1850 में क्या हुआ, इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसके बाद 1869 में क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल क्या हुई बेटा, ओपन हुई। उसके बाद 1881 में क्या हुआ, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। बेटा जो पॉपुलेशन गिनी जाती है ना, जो जनगणना होती है, एक देश में कितनी पॉपुलेशन है वो गिनी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसस। और हमारे देश में सबसे पहले कब हुई थी, 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1907, टिस्को स्टैब्लिश हुई थी। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, और लास्ट है जो इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए वो है 1921। इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, सारी डेट्स मैंने लिख दी है बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा लेना, आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस क्यों किया था, टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे वो। तो स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जमींदार वर गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम। बेटा जमींदार्स को ब्रिटिशर्स ने फुल फ्रीडम दी थी टू कलेक्ट बट नॉट टू कीप। वो अपने पास सारा जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको नहीं रख सकते थे, उनमें से कुछ पोर्शन उनको रख के और बाकी सब किसको ट्रांसफर करना है, ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि वो कलेक्ट तो कर सकते थे लेकिन सारा उनके पास नहीं रख सकते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो हमारा एग्रीकल्चर था
उसकी प्रोडक्टिविटी ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत कम थी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट, in absolute terms there was growth in agricultural sector due to expansion of aggregate area under cultivation। बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, अच्छा स्टेटमेंट है बेटा। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जितनी भी ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में, बहुत कम थी लेकिन जितनी भी थी वो क्यों थी, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन। एरिया अंडर कल्टीवेशन का मतलब, मान लो कि पहले है ना 1 एकड़ लैंड पे खेती हो रही है, तो अब 2 एकड़ लैंड पे हो रही है। उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करो, एरिया अंडर कल्टीवेशन ज्यादा कर दो। पहले 1 एकड़ पे एग्रीकल्चर हो रहा था, अब क्या हो रहा है 2 एकड़ पे हो रहा है। उन्होंने कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। बेटा कुछ बुक्स में, PYQs की बुक्स में इसका आंसर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स दे रखा है, वो गलत है। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को गूगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है ट्रू, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइंस 1875 से 90। बिल्कुल सही बात है बेटा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ही रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब भूखमरी, है ना। क्या हुआ था, कमर्शियलाइजेशन, एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन आया तो लोग फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने लगे। अब कैश क्रॉप्स उगाने लगे तो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया। तो अब कम हो गया तो उस वजह से क्या हुआ, फ्रीक्वेंट फेमाइंस आई। फेमाइंस का मतलब उसकी वजह से क्या हो गया, भूखमरी आ गई इंडिया में 1875 से 1900 के बीच में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी, ब्रिटेन क्या करता था, वो ब्रिटेन को मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर देते थे इंडिया से। जैसे कुछ अच्छी क्वालिटी के वीट हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स हैं, है ना, तो वो इंडिया से क्या करता था, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देता था। तो जो फूड ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स को भी क्या करता था, वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देता। तो बेटा ये भी स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, चलो, assertion reason, during colonial rule both mortality rate and infant mortality rates are were very high। बिल्कुल सही बात है बेटा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। चलो रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न क्या कह रहा है, असर्शन ट्रू है, रीज़न पढ़ते हैं। ब्रिटिश नेवर पेड एनी हीट टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इंडिया। बेटा ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कितने भी लोग मरे, उन्होंने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आर भी क्या है, ट्रू है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखो असर्शन कह रहा है कि कॉलोनियल रूल में मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों ज़्यादा थे, क्योंकि बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कभी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो ए और आर दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गए बेटा, है ना। मैंने सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो में कंपाइल किया है जो मुझे ट्रिकी लगे, जो मुझे थोड़े से डायरेक्ट नहीं लगे। डायरेक्ट तो इजी होते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट को कैसे डील करना है, मैंने सिर्फ उन MCQs को लिया जो थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे बच्चों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बेटा ध्यान से सुनना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखता, सबसे पहले स्टार्ट करता आंसर्स को
ब्रिटिशर्स डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किस लिए किया था बेटा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? फॉर देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड the reasons behind or the main causes behind infrastructural development are as follows। पहला बेटा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्यों किया? ताकि वो अपनी आर्मी को बहुत तेजी से मोबिलाइज कर पाए। मतलब कि अगर देश के किसी दूसरे पार्ट में, मतलब नॉर्थ पे, एक्सट्रीम नॉर्थ में, मान लो कि किसी दूसरे राज्य में अगर रिवॉल्ट हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, ठीक है, तो वो अपनी आर्मी बहुत तुरंत वहां पे उस जगह पे पहुंचा पाए ताकि अच्छा कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन हो ओवर द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो पहला क्या कारण था? टू मोबिलाइज आर्मी। किस लिए? फॉर better control and effective administration over India। ठीक है बेटा। सेकेंड चीज, उन्होंने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया? सेकेंड कारण क्या था? टू ड्रॉ out raw materials from remote villages। मतलब रिमोट विलेजेस का मतलब वो विलेजेस जहां तक ब्रिटिशर्स पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, इजीली वहां तक पहुंचना मतलब पहुंचना आसान नहीं था वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पे सही प्रॉपर तरीके से सड़कें, रेलवेज नहीं थे। तो अब उन्होंने क्यों बनाई सड़कें, रेलवेज, ये सारी चीज़ें क्यों बनाई, क्यों डेवलप करी? ताकि वहाँ से भी हम लोग क्या करें, वहाँ पे भी कमर्शियलाइजेशन करें और वहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ भेजें? ब्रिटेन भेजें। ठीक है, तो ये दो कारण थे। मैं इसको इस तरीके से लिखता बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Explain any two shortfalls of the industrial policy under the British rule। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2023 में, बच्चों को क्लिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने कौन सी फॉलो करी थी और उसमें क्या कमियां थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी उसमें दो शॉर्टफॉल्स थे, है ना। डायरेक्ट में लिखता, टू शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर ब्रिटिश रूल वॉज, पहला lack of capital goods industries। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को एनकरेज ही नहीं किया कि वो सेटअप हो। क्यों? इसको कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ब्रिटिशर्स नेवर encourage the setup या establishment of setup of capital goods industries। क्यों नहीं encourage किया? Because they always wanted India to be dependent on Britain। वो क्या चाहते थे? इंडिया हमेशा किस पे? ब्रिटेन पे डिपेंड रहे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, आप मैंने बोल दिया है, आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हो। बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्टेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर देयर कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट। तो पहला रीजन तो ये था, पहला शॉर्टफॉल ये था उनकी पॉलिसी का। और सेकंड बेटा सबको पता है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी बेटा? कि उन्होंने हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, हमारे यहाँ के जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया।
ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड आ रहे हैं उनको भी क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। और यहाँ से जो फिनिश्ड गुड जा रहे हैं, इंडिया से जो फिनिश्ड गुड बाहर जाएंगे उन पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी। तो ये दो शॉर्टफॉल्स, ये दो कमियां थी उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उन्होंने परस्यू करी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। बेटा जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। बेटा जहां जस्टिफाई आ जाए तो बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रहा हूं। बेटा आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है जहां जस्टिफाई आ जाएगा। जस्टिफाई मतलब आपको ऊपर लिखे स्टेटमेंट को सही साबित करना है कि ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। ठीक है, जस्टिफाई वाले क्वेश्चन में आपके आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है ना, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कंटेंट और लास्ट में कंक्लूजन। ये 3 पार्ट आपके आंसर में होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करता, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिएगी मुझे, है ना। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, आंसर को 3 पार्ट में लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रो, तो मैं इंट्रो में क्या लिखता बेटा, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपने इंट्रो में कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया बेटा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिख दिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। अब क्या लिखेंगे, कंटेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या थे, रीजनल वेरिएशन था। तो वाई देयर इज, है ना, फिर मैं हेडिंग डालूंगा रीजनल वेरिएशन। ठीक है, रीजनल वेरिएशन। और सबसे पहले मैं कुछ अच्छे से इसको प्रेजेंट कर दूंगा, जैसे रीजनल वेरिएशन को बता दूंगा कि ओडिशा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा बंगाल, बॉम्बे। ठीक है, और भी हैं बट इतने में काम चल जाएगा। फिर मैं बेटा ये मैं अपनी कॉपी में इस तरीके से प्रेजेंट करता। फिर इस पार्ट को लिखता कि इन स्टेट्स में, इन प्रेसिडेंसीज में मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। ठीक है, वर्कफोर्स वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसको मैं क्या लिखता कि इन एरियाज में, इन स्टेट्स में वर्कफोर्स वाज लेस डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेस डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये इतना हो गया। उसके बाद ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता नीचे कि इनको एक्सप्लेन कैसे करता बेटा, मैंने एक तो ये प्रेजेंट किया, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कैसे करता कि इन द स्टेट्स लाइक ओडिशा, पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है, द मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग। क्या रीजन देता मैं, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, इन एरियाज में वर्क कल्चर मतलब वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों, क्योंकि ये दो रीजंस थे। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता, एक्सप्लेन कर देता। और बंगाल और बॉम्बे ये ऐसे स्टेट्स थे जहां पे लोग कम डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर।
क्योंकि एग्रीकल्चर पे कम लोग क्यों डिपेंड थे? क्योंकि उनको दूसरा ऑप्शन था। क्या था? कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटा बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जूट एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे जूट की इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप थी, तो उन इंडस्ट्री में क्या करते थे, लोगों को रोजगार मिल जाता था, इसलिए इनमें एग्रीकल्चर। अच्छा, बॉम्बे भी अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था बिकॉज ऑफ सी लिंक, सी कनेक्टिविटी मतलब ब्रिटिशर्स ने वहां पे बॉम्बे में प्रमोट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वहीं पे बनेगा, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से मैं इस तरीके से इसको आंसर लिखता, और ठीक है लास्ट में कंक्लूजन हेडिंग डालता। क्या? कंक्लूजन में क्या लिखता? बहुत इजी, हेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट India's occupational structure experienced growing regional variation। कंक्लूजन में क्या लिखता? कि ऊपर लिखे पॉइंट से मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें रीजनल वेरिएशन था। तो इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। जस्टिफाई वाले में आपको ये सब चीजें करना पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि बेटा थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट सफर ड्यू टू पार्टीशन। बेटा डिफेंड या रिफ्यूट? बेटा डिफेंड और रिफ्यूट वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करेंगे कि आपको ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है आप इसको डिफेंड कर रहे हो या रिफ्यूट कर रहे हो। मतलब अगर ये सही है तो हम डिफेंड करेंगे, अगर ये गलत बोल रहा है तो रिफ्यूट करेंगे। तो बेटा इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो पार्टीशन की वजह से सफर हुआ था, बट ये क्या बोल रहा है? डिड नॉट सफर। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे डिफेंड और रिफ्यूट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले अपना स्टैंड बता देना बेटा कि आप क्या कर रहे हो, आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। बच्चे क्या गलती करते हैं कि डिफेंड और रिफ्यूट को बाद में लिखते हैं। नहीं बेटा, ऐसा गलती नहीं करना। क्यों? सबसे पहले इसको लिखना, क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे वो सबसे पहले आपके ऐसे आंसर्स में क्या देखेंगे कि बच्चे ने रिफ्यूट किया है या डिफेंड किया है, ठीक है। तो इसको सबसे टॉप पे लिखना और रिफ्यूट को ऐसे बॉक्स में बंद करके आना, ऐसे हाईलाइट करना कि मैंने रिफ्यूट किया है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। आई रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट बिकॉज, है ना, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे कि पार्टीशन की वजह से, जैसे हाईली फर्टाइल लैंड वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था, फर्टाइल लैंड कौन सा? जो पंजाब का है, ठीक है। पंजाब का जो फर्टाइल लैंड था वो बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। बेटा आज भी जो हमारे पास जो पंजाब है ना वो 30-40% ही है। जो मैक्सिमम जो पंजाब का ज़्यादा पोर्शन है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, और वहाँ पे बहुत हाईली फर्टाइल लैंड है बेटा, ठीक है। तो वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इस वजह से हमें सफ़र करना पड़ा। हाई फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। बेटा ऑब्वियसली पाकिस्तान, पंजाब में हमारा बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, तो अब वो हिस्सा क्या हो गया? पाकिस्तान के पास चला गया, जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ? एंड ड्यू टू दिस, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, ड्यू टू दिस फूड ग्रेन्स इंडिया फेस्ड शॉर्टेज ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख लेना है, ड्यू टू दिस इंडिया फेस्ड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स सप्लाई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? शॉर्टेज फेस करनी पड़ी फूड ग्रेन्स की सप्लाई की, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अफेक्ट हुआ ड्यू टू पार्टीशन। तो हमने रिफ्यूट भी किया है, और क्यों रिफ्यूट कर रहे हैं उसके रीजंस बता दिए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चलो बेटा, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है। अभी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है ना,
इसका क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, हाउएवर दिस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर। अगेन बेटा ये क्या है, जस्टिफाई वाला क्वेश्चन है। अगेन हमारे इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन तीनों चीजें लिखना जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रो। बेटा ये क्या कह रहा है कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंडर था तब उसका एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा था, हमारी कंट्री एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थी, बट उसका फ़ायदा हमको नहीं मिला, ठीक है। तो क्यों नहीं मिला उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया, है ना, ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म्ड, है ना बेटा, मैं ऐसे लिखता इसको, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इंडिया को उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, किससे, रॉ मटेरियल का सप्लायर कंट्री है, इसकी वजह से, बिकॉज एंड ड्यू टू दिस it resulted in large export surplus for India, for the country, but है ना, but it did not benefited India for the following reason, ठीक है। मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन से कब कंटेंट पे शिफ्ट मार गया, यहां पे, बट इट डिड नॉट बेनिफिटेड इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये इंट्रो हो गया, अब मेरा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला रीजन बेटा, जो पैसा हम लोगों ने एक्सपोर्ट करके कमाया, उस पैसे को हम ब्रिटिशर्स ने कैसे यूज किया, टू मैनेज देयर वॉर एक्सपेंसेस। बेटा ब्रिटेन पूरी दुनिया में उस टाइम पे युद्ध कर रहा था, अलग अलग जगह पे, उसने कई सारी कॉलोनीज बना रखी थी और कई देशों में उसके वॉर चलते रहते थे, है ना। तो उन वॉर को कहाँ से मैनेज करता था, जो वो एक्सपोर्ट से हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो टू मैनेज देयर फॉर एक्सपेंसेस। सेकेंड, टू इंपोर्ट इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का मतलब जो ब्रिटिश आर्मी में टॉप पोस्ट पे हम लोग ब्रिटेन से जो ऑफिसर्स आते थे, उनकी सैलरी, है ना, उनकी सैलरी कहाँ से मैनेज होती थी, वो वहीं से मैनेज होती थी, एक्सपोर्ट सरप्लस से, ठीक है। और थर्ड रीजन क्या था, वो कहाँ पे पैसा खर्च करते थे, टू सेटअप एंड एडमिनिस्टर द ऑफिसेस, द ब्रिटिश ऑफिसेस, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस का सेटअप और एडमिनिस्ट्रेशन में जो पैसा खर्च होता था, वो भी क्या होता था, वो एक्सपोर्ट सरप्लस से ही ब्रिटिशर्स यूज करते थे उसको, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, देन ये कंटेंट। अब नीचे कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड डिड नॉट बेनिफिट इंडिया, ठीक है। आई होप कि थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी बेटा आपको, ठीक है। चलो ये भी बेटा लास्ट क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही इस साल क्या आया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 मार्क्स, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, डिस्कस ब्रीफली द एस्टीमेट्स मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिकॉर्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे जो एस्टीमेट बताए स्कॉलर्स ने, तो सबसे पहले नोटेबल स्कॉलर्स कौन से थे, एक थे डिग्बी, दूसरे थे नावरोजी, है ना, और भी हैं 2-3, पर सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके लिए ये नाम है, VKRV राव। बेटा बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है ना, ध्यान रखना, इस नाम को याद रखना, VKRV राव। बेटा VKRV राव जी ने एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्टिमेट दिया था, सॉरी
बेटा सभी सारे ही इकोनॉमिस्ट है ना, सारे ही स्कॉलर्स ने अपनी अपनी स्टडीज बताई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट था वो किसने दिया, VKRV राव ने। इन्होंने क्या बताया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, लेस देन 2%। ठीक है, वही नेशनल इनकम वाली बात कि नेशनल इनकम कितने से, लेस देन 2% से ग्रो हो रही है इंडिया की, और पर कैपिटा कितने से ग्रो हो रही है, अराउंड 0.5%। ठीक है, तो ये किसने बताया था सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है, VKRV राव ने। लेस देन 2% क्या हो रही है, जीडीपी ग्रोथ, और पर कैपिटा क्या हो रही है, अराउंड 0.5%। तो ये बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए आपको इस साल के पेपर में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा नया चैनल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ जितनी ज़्यादा कर पाऊँ उतना अच्छा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।